Yes. So today we will discuss about some prior topic like the ionic bond. अगर आपसे कोई कह रहा है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, what is ionic bond, what is the fundamental meaning of ionic bond. Now you simply say what. तो क्या बोलोगे बेटा? आयनिक बॉन्ड, क्योंकि मैं ऑनलाइन लेक्चर पर भी हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा समय उतना नहीं मिल पाएगा. आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज, देखना बेटा, इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन, ये बी बाई डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? बिटवीन टू स्पीसीज, या स्पीसीज से किसी को दिक्कत हो रही है तो दो एलिमेंट के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड. यानी आयनिक बॉन्ड नाम की कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं होती है. सपोज लाइक दैट, एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी. ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस एंड बी के ऊपर कैसा है बेटा? नेगेटिव. आपको पता है कि अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो दोनों के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है, दिस अट्रैक्शन इज नोन एज व्हाट? बॉन्ड. और ये बॉन्ड कैसा है? आयोनिक बॉन्ड है. तो आज के बाद कोई पूछे आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, क्या ये रियल में होता है? आयनिक बॉन्ड रियल में होता ही नहीं है. आयनिक बॉन्ड मीन्स व्हाट? इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट. जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, तो आप उसे आंख बंद करके बोल दें आयनिक बॉन्ड होगा. मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड. मेटल उसकी अलग प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल उसकी अलग, और दोनों एक दूसरे से क्या हैं भाई? अलग हैं कि नहीं अलग? एक मेटल है, दूसरा कैसा है? नॉन मेटल. तो कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है. आयनिक बॉन्ड, अभी मैंने आपको बोला कि आयनिक बॉन्ड किसे बोलते हैं? अगर A प्लस और B माइनस इनके बीच में लगने वाले अट्रैक्शन के फोर्स को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं. तो एक छोटा सा बच्चा था, उसने पूछा सर कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे पहले कैटायन बनाते हैं हम, फिर क्या बनाते हैं बच्चों? एनायन बनाते हैं. कैटायन को बनाने के बाद और एनायन को बनाने के बाद उन दोनों को क्या करते हैं? ज्वाइंट कराते हैं. तो सबसे पहला, अगर आपसे कोई बच्चा पूछेगा, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ इसे, ठीक, अगर कोई बच्चा पूछता है द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? अब देखिएगा, 1 मिनट में दिमाग में उतर जाएगा आप लोगों के, अगर सही से बैठोगे यहाँ पे. तो सबसे पहला प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ कैटायन. क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कैटायन. ठीक है. और कैटायन के फॉर्मेशन में जो एनर्जी यूज होती है उसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी. तो जब जब कैटायन के फॉर्मेशन की बात होगी तब जो एनर्जी यूज़ होगी उसे क्या बोलोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी. अब बच्चों को यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है. ठीक है. सपोज लाइक दैट हमारे पास सोडियम है. क्या है बेटा? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11. तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 8 आएगा और फिर क्या आएगा? 1 आएगा. सोडियम के पास, ये सोडियम है, सोडियम का न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2. दूसरा ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, यहाँ पे 2. और तीसरा ऑर्बिट बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होगा आप लोग बोलो?
नेगेटिव। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा। ठीक है। अब अगर हम इसे बाहर से एनर्जी दे दें और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाए, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? यहाँ से फ्री हो जाए, तो उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगी, दैट लगी हुई एनर्जी इज नोन एज व्हाट? आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दोगे तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11, और एक निकाल दोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन? 10। तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा बच्चों? वेरी गुड, आ जाएगा ना प्लस। भाई पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11, और प्रोटॉन भी कितने थे? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 क्या है बच्चों? प्रोटॉन। लेकिन आप क्या करा? आपने बाहर से एनर्जी लेकर के आए और इसको निकाल दिया। तो इस केस में इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, और प्रोटॉन कितने हैं? 11 प्रोटॉन। 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन आपस में न्यूट्रलाइज हो गए, तो बचा क्या? एक प्लस बचा कि नहीं बचा? वही प्लस इसके ऊपर आ गया। भाई आ गया या नहीं आ गया? समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिक है, एकदम बेसिक, इसके बिना आगे नहीं चल सकते हैं आप। तो सबसे पहला मैंने क्या बोला बेटा? प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। और कैटायन को बनाने में जो एनर्जी यूज होगी, दैट एनर्जी इज व्हाट? तो यहाँ पे आप लिख लेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम डायरेक्ट ले आ रहे हैं किसको? सोडियम को ही ले आ रहे हैं। तो सोडियम 2, 8, 1, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया बेचारे ने, और क्या बन गया? Na+। एक इलेक्ट्रॉन लूज भी किया इसने। ठीक है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। अब देखो जरा गौर से, सिर्फ देखना है बस। ठीक है, बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 17, 287। और मैंने कहा था केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी के लिए मर्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? और मैजिक नंबर क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया था, खुदा न खास्ता इसको मिल जाए तो कितने हो जाएंगे? तो 288 मैजिक नंबर आ गया। ठीक है। तो ये वाला क्लोरीन है, और इस क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था उसी को बहुत आराम से लिया चालाकी से, और क्या बना दिया? Cl- बना दिया। और एनायन का फॉर्मेशन होना, इसे कौन सी एनर्जी बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन EA लिखा है मैंने यार, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सही से देखा करो लेक्चर, क्या बोलते हैं इसको? EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पहले हमने क्या किया बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। फिर हमने क्या किया बेटा? फॉर्मेशन ऑफ एनायन। और उसके बाद तीसरा स्टेप, लैटिस फॉर्मेशन। कौन सा फॉर्मेशन? लैटिस फॉर्मेशन। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि लैटिस फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड का फॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है? सॉलिड के बनने को क्या बोलते हैं? लैटिस फॉर्मेशन। और ये सोडियम, ये गैस है, ये भी क्या है बेटा? गैस है। ये Cl भी गैस है, और ये भी क्या है? गैस। हम तीसरे वाले स्टेप को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। तो देखें बेटा आप लोग, ये समझ गए ना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? पक्का? किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी दी गई, दैट गिवन एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो तीसरा वाला स्टेप देखो बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, थर्ड स्टेप। तो पहले मैंने सोडियम को सोडियम प्लस बनाया, दूसरे स्टेप में क्लोरीन को क्लोरीन माइनस बनाया। अब ये दोनों आ गए, कहा सर हम यहाँ पे आ गए, ये गैस बन गया और ये क्या बन गया? गैस बन गया। ठीक है। अब जब एक कैटायन और एक एनायन को लेकर के आओगे
तो वो सिंपली ऐसे रहेंगे तो नहीं, उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मजबूती के साथ प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, बंध जाएंगे, और मजबूती के साथ बन जाएंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड। तो यहाँ से क्या बन गया, NaCl सॉलिड। अच्छा अब ये बताओ मुझे, सुनो, गैस और सॉलिड के स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, गैस वाला कि सॉलिड वाला? सॉलिड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, वेरी गुड। और अगर ये स्टेबल ज़्यादा होता है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही होगी कि एब्जॉर्ब हो रही होगी? वेरी गुड, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है। जब जब सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तब तब एनर्जी क्या होती है बच्चों, रिलीज। और जो एनर्जी रिलीज़ हुई है दैट एनर्जी इज़ नोन एज, वेरी गुड, लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। बात समझ में आई? एक छोटा सा ट्रिक है, याद करो, देखो इधर, आप अपने लेवल से लेकर के जेईई एडवांस तक के लेवल में चले जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताया ना मैंने, ठीक है, किस रोड पे है, EA2 रोड पे है, ठीक है। S फॉर सब्लिमेशन, B फॉर बॉन्ड एनर्जी, वेरी गुड, I फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी, और EA2। आपके सिलेबस में इतना अगर आपको पता है, सब्लिमेशन की एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और EA2 ये एब्जॉर्ब होती हैं। क्या होती हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन EA2 रोड, ठीक है। jैसे अमेरिका वगैरह जाओगे ना तो वहाँ पे रोड के नाम ऐसे होते हैं, मार्क लूथर रोड, ठीक है, हमारे वहाँ श्याम प्रकाश रोड ठीक है। तो SBI ऑन EA2 रोड, ये सारी एनर्जी क्या हो रही हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। और एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होगी तो सिस्टम का एनर्जी कंटेंट बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और एनर्जी अगर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। देखो ये छोटी सी बात है, लेकिन इस बात को समझने में ऑनलाइन में कम से कम मुझे 10 लोगों के फोन आए कि नहीं समझ में आ रहा है। भाई सब्लिमेशन कराओगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और अगर हम एनर्जी कहीं से ले रहे हैं तो मेरा एनर्जी कंटेंट बढ़ेगा। और आपको पता ही है, आप लोग होशियार हो, एनर्जी डिपेंड करती है 1/, और जब हम एनर्जी ले रहे हैं तो स्टेबिलिटी घटाएंगे। तो बहरहाल समझ में आया आप लोगों को, पक्का? यहाँ पे और इसके बाद मैंने एक बात बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये वाली आयोनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज? एब्जॉर्ब होगी भाई, ये एब्जॉर्ब, बस उन्हीं 3 को देखना, यही 3-4 यही एब्जॉर्ब होती हैं और सब रिलीज होती हैं। फिर आ गए किसके पास, इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन को उसमें दे दिया, उसमें जो एनर्जी लगेगी दैट इज़ EA1। ये पढ़ाया नहीं जाता है, बता दे रहा हूँ मैं, क्या होगी EA1, और ये क्या होती है, रिलीज। EA2 होती है एब्जॉर्ब, EA1 रिलीज। तो पहला एब्जॉर्ब, दूसरी एनर्जी क्या होगी बच्चों, दूसरी एनर्जी क्या होगी, रिलीज, और तीसरी क्या होगी, ये एब्जॉर्ब है कि रिलीज है, रिलीज। तो अब ज़रा गौर से देखो, अगर अच्छी कोचिंग में कोटा वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे टीचर पढ़ाएंगे कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती हैं। क्या बोला बेटा मैंने, आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर आयनिक बॉन्ड आप बना रहे हो तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में सबसे पहले जो एनर्जी लगेगी वो होगी IE। दूसरी एनर्जी वो क्या होगी बेटा, EA। तीसरी एनर्जी क्या होगी बच्चों, ये वाली है रिलीज, ये वाली है रिलीज, और ये वाली है एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होगी तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, तुम बताओ पीछे, बढ़ेगी, वेरी गुड, ठीक है। सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी घटेगी, और कोई भी सिस्टम अपने आप को डिसस्टेबल कराना नहीं चाहता है। तो ये वाली एनर्जी ज़्यादा अच्छी है कि कम अच्छी है, कम अच्छी है। जितना ये लो हो उतना ही अच्छा है। क्वेश्चन है ये जेईई का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी तो सिस्टम का कंटेंट घटेगा तो स्टेबिलिटी
तो ये कम अच्छी है कि ज़्यादा? वेरी गुड, मोर, जितना ज़्यादा हो ले आओ। लैटिस एनर्जी रिलीज होती है तो ज़्यादा अच्छी है कि कम अच्छी है? ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो मैं धन्य हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है ये। जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में आई लो अच्छी है कि हाई अच्छी है? यही बस हो गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर मिल गए आपके। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद अगर आपसे कोई कह रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, क्या कह रहा है बेटा? कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। बहुत दिनों के बाद आप लोग मिले हैं, ठीक है, यहाँ ऑफलाइन में, तो सीख लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास की वो इफेक्टिविटी नहीं होती, कोई भी पढ़ा दे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। अब बताओ बेटा बच्चों, लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट मेथड है? तुम बताओ बेटा। नहीं है? खड़े मत होना, ठीक है, वो बेकार लगता है। तुम बताओ, नहीं पता? नहीं है, अच्छा नहीं है, वेरी गुड। तो कैसे करते हैं फिर? लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का या लैटिस एनर्जी को डिटरमाइंड करने का कोई भी डायरेक्ट स्टेप नहीं है। देयर इज़ नो डायरेक्ट मेथड और स्टेप टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। तो लोगों ने कहा क्या है फिर? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, क्या नाम था? बॉर्न हैबर, ये नाम है उनका। ठीक है, इन्होंने एक साइकिल दी, उसका नाम था बॉर्न हैबर साइकिल। इस बॉर्न हैबर साइकिल से हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट मेथड आज तक इवॉल्व नहीं हुआ है। विद द हेल्प ऑफ बॉर्न हैबर साइकिल, BHC, बॉर्न हैबर साइकिल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अभी मैं कैलकुलेट करना सिखाता हूँ और उसके बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊँगा आप लोगों को। मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जो नया हो, सब पुराना है ये। मैं बस फील कराना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग भी समझें कि हाँ क्या डिफरेंस है। देखें, एक छोटा सा उसमें मैंने एक अलग से जो है एक पॉइंट लिया था। उस पॉइंट का नाम था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सुना है ना नाम? सुना होगा, जो बच्चे मतलब जो है रियल में देखते हैं वो जानते होंगे। एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? कोई बताएगा? कोई प्यारा बच्चा जिसे आता हो, तुम बताओ जी। तुम ही से पूछ रहा हूँ। नहीं आता है? हंसता हूँ, तुम बताओ क्यों नहीं पढ़ा? लेक्चर क्यों नहीं देखते हो फिर सही से? इस तरह से रिजल्ट नहीं आएगा ना बेटा, फिर बाद में बोलोगे टीचर खराब पढ़ाता है। तुम बताओ बेटा। तुमने वन मोल बोला है? नहीं बोला है? बताता हूँ, देखो इधर। सबसे पहले तो ये समझ लो कि एंथैल्पी ही क्या होती है। अभी 12th में आप आए हो ना, अब यहाँ पे वर्ड आएंगे एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, घबराना नहीं है, धीरे धीरे सब आएगा। एंथैल्पी जो होता है किसी भी सिस्टम का एनर्जी कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। सपोज करो इस पूरे रूम में जितनी एनर्जी है कांस्टेंट प्रेशर पे आपने कैलकुलेट कर ली, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी एनर्जी होगी इस सिस्टम की या इस कमरे की, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। एंथैल्पी इज़ नथिंग बट डिफाइंड एज
एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी भी सिस्टम का एनर्जी कंटेंट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे, दैट एंथैल्पी इज नोन एज व्हाट, सॉरी दैट एनर्जी इज नोन एज व्हाट, एंथैल्पी। ठीक है, उस एनर्जी का नाम क्या होगा, एंथैल्पी। क्योंकि आप लोगों को एनर्जी पता है, अब एंथैल्पी अगर पढ़ाया जाएगा तो फिर दिक्कत होगी ना, समझ में आया। अब देखें क्या है, इसकी डेफिनेशन है एंथैल्पी चेंज। अब याद आ रहा होगा आप लोगों को, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल, ये 1 है, 1 मोल of any compound, 1 mole of any compound from its elemental प्योर, लिख लो यहाँ पे प्योर फॉर्म। जैसे यहाँ देखना बेटा, जैसे ये क्या है, पानी है, 1 मोल वाटर को उसके प्योर एलिमेंट से बनाने में जो एनर्जी चेंज हुआ है, दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे वाटर को बनाते हैं तो वाटर को बनाने में 2 चीज़ें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन किस स्टेज में होती है बच्चों, गैस। ऑक्सीजन भी किस स्टेट में होती है, गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 1/2। तो 1 हाइड्रोजन और आधे ऑक्सीजन से जो गैस फेज़ में हैं, वाटर को लिक्विड फेज़ में बनाने में, भाई नॉर्मली वाटर हमारे वहाँ किस फेज़ में आता है, जब उसको रखते हैं रेफ्रिजरेटर में तब हो जाता है सॉलिड, अलग बात है, लेकिन नॉर्मली किस फेज़ में होता है, लिक्विड। तो 1 मोल हाइड्रोजन इन गैस फेज़, 1/2 मोल ऑक्सीजन इन गैस फेज को आपस में मिला के 1 मोल वाटर बनाने में जो भी एनर्जी का चेंज होगा, यानी कि एंथैल्पी, उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी को शो करते हैं हम H से। किससे करते हैं बेटा, H से। और डेल्टा का मतलब क्या हो गया, चेंज इन एंथैल्पी। बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, फॉर्मेशन की। ये है एंथैल्पी ऑफ, लड़ाई हो गई उन लोगों की लग रहा है ये क्या है बेटा, एंथैल्पी ऑफ, समझ लो इसको, समझ लो, हम नहीं मिलेंगे 10 मिनट के बाद। क्या है ये, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसी ने बोला सर X है, तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस, 1/2 मोल ऑक्सीजन गैस से 1 मोल वाटर बनाने में, लिक्विड में जो भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा उसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, दूसरा है CO2 गैस। कार्बन की स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है बेटा, कार्बन सॉलिड होता है ना, प्लस O2 है, O2 गैस। तो 1 मोल कार्बन सॉलिड और 1 मोल O2 गैस को मिला करके 1 मोल CO2 गैस बनाने में जो भी एनर्जी का चेंज आया, दैट चेंज इन एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो अब देखो जरा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस मैं मूव कर रहा हूँ फाइनल लेक्चर की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखो, हमें NaCl बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, NaCl। NaCl के अगर 1 मोल बना रहे हैं तो यहाँ पे जो भी एनर्जी का चेंज होगा उसे क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो 1 मोल NaCl बन रहा है। सोडियम की फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है कि लिक्विड, सॉलिड, वेरी गुड, सॉलिड। सोडियम की फिजिकल स्टेट सॉलिड। क्लोरीन कैसा होता है, गैस, Cl गैस होता है। तो ये Cl2 और यहाँ पे क्या लगा दोगे सर, हाफ। अब देखिए प्लीज़,
सोडियम सॉलिड, सॉलिड सोडियम हमारे किसी काम का नहीं है, हमने तुरंत इसको एक्सचेंज किया, कहा सर आप सब्लिमेशन के बराबर हीट लेना। बॉर्न हाइबर साइकिल पढ़ा रहा हूँ, अच्छे अच्छे बच्चों को समझ नहीं आती प्लीज़, ठीक है, आराम से बैठ के समझ लीजिए। सोडियम सॉलिड को मैंने कौन सी एनर्जी दी? सब्लिमेशन के बराबर एनर्जी दी। किसी को अगर नहीं दिख रहा है तो ये स्पेलिंग है SUBLIMATION, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बराबर एनर्जी दी, तो सोडियम सॉलिड चेंज हो गया बच्चों किसमें? सोडियम गैस में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज? ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी प्यारे बच्चों, क्या होगी ये? एब्जॉर्ब। सोडियम गैस, सोडियम आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो निकालने में कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ी होगी। दैट एनर्जी जो आपने दी है उसे क्या बोलोगे? वेरी गुड, उसे बोलोगे आयोनाइजेशन एनर्जी। और जैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, ये बेचारा कैसा हो जाएगा? Na+। और यहाँ पे जो एनर्जी है दैट इज़ IE, और ये एनर्जी क्या है बच्चों? एब्जॉर्ब्ड। SBI में I यही है, ठीक। Cl2 को पहले मैंने देखा, ये Cl है और ये Cl है, ये इसके बीच में बॉन्ड है। जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो ये वाला Cl और ये वाला Cl क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और ये Cl2 गैस है, तो ये भी गैस होगा और ये भी क्या होगा? गैस। इस बॉन्ड को ब्रेक किया, बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं BDE, इन शॉर्ट उसे बोलते हैं D। ये क्या है BDE? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी है बच्चों? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो Cl और Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगी वो क्या है? D। और अगर किसी ने पहले से लिख दिया है 1/2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? D/2 हो जाएगा। तो यहाँ Cl2 गैस से Cl गैस तक आए, तो यहाँ पे लगी एनर्जी D/2। और अभी बताया था मैंने, ये क्या होती है? वेरी गुड, ये भी एब्जॉर्ब होती है। अब Cl गैस आ गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ वही इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो ये क्या बन गया? Cl-। तो ये वाला जो स्टेप है इसे बोलेंगे EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और बड़े ही फक्र से बोलो कि ये कौन सा स्टेप होता है? एब्जॉर्ब की रिलीज? रिलीज होता है बेटा, ये रिलीज्ड होता है। अब जैसे ही Na+ और Cl- आए, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो ये दोनों यूनाइट हो जाएंगे और यूनाइट होकर के क्या बना लेंगे? NaCl। और जब कैटायन और एनायन यूनाइट होकर के सॉलिड बना रहे होंगे, ये क्या है बच्चों? सॉलिड। और ये क्या है हमारे पास? गैस। गैस से जब सॉलिड बन रहा होगा तो एनर्जी कौन सी लगती है? लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी क्या हो रही होगी? रिलीज्ड हो रही होगी। लैटिस एनर्जी से सिस्टम को सुकून मिलता है, सिस्टम खुश होता है। जितनी ज़्यादा निकल जाए सिस्टम उतना ही खुश रहेगा, ठीक है। तो कौन कौन सी एनर्जी हैं? सब्लिमेशन की, आयोनाइजेशन की, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ये रिलीज, ये रिलीज। दिस इज़ नोन एज BHC, बॉर्न हाइबर साइकिल। बात समझ में आ रही है? और 1 मोल NaCl को बनाया तो इसके लिए एनर्जी कितनी लग गई बेटा? डेल्टा HF, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज? एब्जॉर्ब। जो एब्जॉर्ब होंगी वो प्लस में लिखी जाएंगी S। ये एब्जॉर्ब है कि रिलीज?
एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब है कि रिलीज, ये एब्जॉर्ब है कि रिलीज, जो रिलीज होगी माइनस में, ये वाली एब्जॉर्ब है कि रिलीज, रिलीज। अब अगर आप कहीं से भी इधर देखें, अगर आप कहीं से भी इसकी वैल्यू को निकाल दें, ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो, तो ये क्या हो जाएगी, पता हो जाएगी। इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड नहीं है। तभी मैंने कहा था कि लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है, सारे मेथड इनडायरेक्ट हैं। ये समझ में आया? नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। कैसे करते हैं कैलकुलेशन, किसी को पता है? नहीं? अरे भाई, ये हमारे पास एक कैटायन था Z+, और एक हमारे पास एनायन था X-। तो इस प्लस और माइनस के बीच में, सुनना और फील करना, इस प्लस और इस माइनस के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये भी गैस है और ये भी क्या है, गैस है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ जिसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो आपको। Z+ गैस, X- गैस, इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये बनाया इन्होंने ZX सॉलिड। तो अब यहीं पे आप सभी लोग फील करके बताओ कि ये सॉलिड की क्वालिटी अच्छी कब होगी, जब इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या इनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा। सॉलिड बनाना है ना, तो जब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, उस समय सॉलिड बहुत अच्छा बनेगा। और सॉलिड के फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हो, लैटिस एनर्जी। एक मोल सॉलिड के फॉर्मेशन में जो भी एनर्जी लगे, दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। तो यहाँ से Z, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि लैटिस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके ऊपर जितना प्लस है और इसके ऊपर जितना माइनस है। ये मत बोलना कि सर ये तो कूलाम्बला है, कूलाम्बला नहीं है ये। लैटिस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z+ एंड X-। इसे ही बोलते हैं चार्ज। तो जितना ज़्यादा चार्ज, और चार्ज के साथ ये क्या लगा है, मॉड है ये। जितना ज़्यादा चार्ज का मॉड होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी, और जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। एकदम दिमाग में बढ़ जाना चाहिए एकदम। इसके बाद लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है 1/r² पे। तो डिस्टेंस जितनी कम होगी लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। इस पर बेस मैंने क्वेश्चन करवाए थे, आप लोग खुद कर सकते हैं, वो इजी क्वेश्चन थे। ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। तो ये है कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। कितना टाइम हो गया, 1 मिनट। ओके, बस 10 मिनट और, ठीक है। उसके बाद आप लोग आराम से। अच्छा ये बताओ बेटा, फजान रूल क्या होता है, पढ़ाया है मैंने आपको बेटा। फजान
फजान रूल. Anyone can please let me know about the Fazan rule. What is Fazan rule? आप लोग गायब हैं एकदम. आप यहाँ से डायरेक्ट कोटा चले जाओगे ना तो भी यही कंटेंट मिलेगा सेम, ठीक है. और भी इतनी एनर्जी के साथ नहीं मिलेगा आपको. नॉर्मल पढ़ना हो पढ़िए, नहीं तो ना पढ़िए. मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं समझते हैं आप लोग. इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया जाता है. थोड़ा एनर्जी लगाओ बेटा, तभी तो बनोगे डॉक्टर वॉक्टर. कैसे बन जाओगे? इंजीनियर आईआईटी में पहुंच जाओगे. 5 साल रहा हूँ मैं आईआईटी में. मेहनत करनी पड़ती है तब पहुंचता है इंसान. फजान रूल. ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड. कौन सा कैरेक्टर? डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड. बात समझ में आ रही है? किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर, बस यही पढ़ाना चाह रहा था मैं. इसके लिए मुझे इतनी देर की पूरी मैंने फील्डिंग तैयार की है. यही पढ़ाना था मुझे. डेवलपमेंट ये पढ़ा चुका हूँ मैं, उसके बाद भी दोबारा चाह रहा था पढ़ा दूँ आप लोगों को. डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड. जो ये साइंटिस्ट था ना फजान, इसका ये कहना था कि इस पूरी गैलेक्सी में कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जो प्योरली कोवेलेंट हो या प्योरली क्या हो, आयनिक हो. ठीक है, कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जो 100% कोवेलेंट हो या 100% आयनिक हो. अगर कोई बॉन्ड कोवेलेंट है मेजॉरिटी में तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टर किसका होगा? आयनिक का. और कोई बहुत ज़्यादा आयनिक है तो कुछ कैरेक्टर किसका होगा? कोवेलेंट का. तो इसी ने बोला था नो एनी बॉन्ड. इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सेम लाइन. नो एनी बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट एंड 100% आयोनिक. ईच एंड एवरी बॉन्ड इज मिक्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हर बॉन्ड मिक्स होता है. ईच एंड एवरी बॉन्ड इज मिक्स्ड. हर बॉन्ड मिक्स होता है. कोवेलेंट के अंदर आयनिक कैरेक्टर पाया जाएगा, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाएगा. एंड कैलकुलेशन ऑफ, यही है पूरा का पूरा जो उसका थीसिस है वो लिख रहा हूँ मैं, पूरा साइनॉप्सिस है उसका. एंड कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड इज फजान रूल. तो अगर आपसे कोई कहता है कि फजान रूल समझाइए क्या होता है, तो आप सिर्फ ये बोलें कि देखिए सर, कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता है, ना ही कंप्लीटली क्या होता है, कोवेलेंट होता है. किसी आयनिक बॉन्ड के अंदर जो थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, दैट इज़ नोन एज फजान रूल. किसी आयनिक बॉन्ड के अंदर जो थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसे हम क्या बोलते हैं? फजान रूल. अब मैं दिखाता हूँ आपको, समझ में आया कि नहीं आया? ये उसकी सिनॉप्सिस है पूरी, यही लिखा था उसने अपनी सिनॉप्सिस में. ठीक, अब देखो ज़रा गौर से. एक छोटी सी बात है जो नोट के लिए आप लोगों को समझा दूं मैं. अगर हम बात करें कैटायन की, तो जनरली
जो कैटायन होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। जनरली कैटायंस आर स्मॉल एंड पावरफुल, ये बहुत ही अच्छी बात लिखी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग एक लेसन और पढ़ लोगे तो पावरफुल की जगह एक और नया वर्ड आएगा, जेड इफेक्टिव बताया जाएगा, अभी नहीं, जब पढ़ लोगे तब, ठीक। तो जनरली कैटायन कैसे होते हैं बेटा, स्मॉल एंड पावरफुल। और एनायन की बात करोगे तो ये जनरली कैसे होते हैं, लार्जर एंड वीकर, लार्जर एंड वीकर। और ये बताओ बच्चों, कैटायन और एनायन के बीच में अगर आपने बॉन्डिंग करने का सोच लिया कि हमें सर कैटायन और एनायन के बीच में क्या करना है, बॉन्डिंग करना है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, वेरी गुड। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा बच्चों, दैट इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। प्लीज़ देख लीजिए एक बार, कैटायन कैसे होते हैं, जनरली स्मॉल एंड पावरफुल। एनायन कैसे होते हैं, जनरली लार्जर एंड वीकर। दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। जब आप पीएचडी वगैरह करोगे केमिस्ट्री पे तो वहाँ पे देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, ठीक है। उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, इसको उठा कर रट लो, ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको आप रट सकते हैं, मैंने किया है पीएचडी, उसके बाद भी हमें, जब मेरा काम नहीं है तो हम क्यों करेंगे, ठीक है। रट लीजिए, काम हो गया। अब देखें ज़रा गौर से इधर, अब यहाँ बैठा हुआ हर लड़का फील करेगा कि आयनिक बॉन्ड तो बन रहा है, लेकिन साइड वाइज थोड़ा थोड़ा कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट भी। तो फजान ने जो बोला था ना कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर का कैलकुलेशन हम करके दिखाएंगे, वो आपको दिखेगा। देखिए ये हमारे पास, अभी हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी है एक्चुअली, ठीक है। हाँ थोड़ा सा हम देखिए, बट करेंगे कोशिश तो बन जाएगा। समय ख़राब हो तो कुछ साथ नहीं देता है। चलो ये कैटायन हो गया, ठीक है। क्या है सर ये कैटायन, हंस लो थोड़ा बहुत। थोड़ा सा दूर ही रहे ये लोग, सही रहेगा। इतना पास क्यों कर दिया मैंने। अब ये मत करना सर एक लाइन में नहीं है, ठीक है। हाँ प्लीज़, हाँ। तो देखो इधर गौर से देखो, मैं लेकिन ये फील करा दूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग सच्चाई और ईमानदारी से बैठे हुए हैं 30-40 मिनट, मैं फील करा दूंगा कि आयनिक बॉन्ड तो बन ही रहा है, लेकिन साथ में कोवैलेंट भी बन रहा है। आपका ब्रेन का लेवल कुछ भी हो, एक एक बच्चा फील करेगा ऑनेस्टली। देखें यहाँ पे, एक कैटायन और दूसरा एनायन एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, अप्रोच कर रहे हैं, मतलब भाग रहे हैं, ठीक। और जब कैटायन और एनायन बहुत ही नज़दीक आ गए तो आपको पता ही है कैटायन कैसा होता है बच्चों, स्मॉलर और साथ में पावर में पावरफुल की पावरलेस, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। ये बेचारा हमारा लार्जर है और वीकर है, वीकर लिखा है, बीकर नहीं, ठीक है, वीकर है। और ये कैसा है, पावरफुल। अब जब ये कैटायन यहाँ पे आ गया और एनायन यहाँ पे आ गया, ठीक है, तब ये मत बोलना कि सर लड़ा दीजिए इसको, लड़ाना नहीं है, अपना बॉन्ड बनाना है। कैटायन और एनायन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आप लोग बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। ये अभी तक दुनिया वालों को पता था, 90s से पहले नहीं पता था किसी को, ठीक है। देखिए इधर, कैटायन और एनायन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। मतलब हम एस्पेक्ट ये करके गए थे कि हमारे पास जस्ट वी हैव वन कैटायन एंड वन एनायन, एंड देन इफ बोथ आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर देन दे फॉर्म विच टाइप ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। लेकिन हुआ क्या, जब कैटायन और एनायन एक सेटिस्फैक्ट्री डिस्टेंस पे आ गए तो उस समय कैटायन जो कि पावरफुल था उसने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लिया। याद आया, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लिया। और एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जब अपनी ओर खींचा तो यहाँ पे चार्जेस की शेयरिंग होने लगी। क्या होने लगी, चार्ज की शेयरिंग। भाई
कैटायन छोटा है और पावर में पावरफुल है, तो उसने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर क्या किया, खींच लिया। और जब खींचेगा तो यहाँ पे चार्ज इन दोनों में बंटने लगेगा, और चार्ज के बंटने को ही, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड भी बनने लगा। दिस इज़ नोन एज फजान रूल। इसे क्या बोलते हैं? फजान रूल। जब एक कैटायन दूसरा एनायन एक दूसरे की ओर अप्रोच करते हैं तो उनके बीच में जब एक फिक्स डिस्टेंस आ जाती है, उसके बाद कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लेता है, और खींचने की वजह से शेयरिंग ऑफ चार्जेस स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, कौन सा कैरेक्टर? कोवैलेंट कैरेक्टर। तो कहा एनायन का शेप जितना ज़्यादा बिगड़ जाए उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफॉर्मेशन इन शेप ऑफ एनायन। एनायन का शेप जितना ज़्यादा बिगड़ जाए उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है। तो IIT एडवांस का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर कहाँ पे होगा? उसमें होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो ये था हमारा फजान रूल। कल आप लोगों को फजान रूल के ऊपर आगे की जो है चीज़ें दी जाएंगी। ठीक, अभी तक जो पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत लग रही है? समझ में आ रहा है? उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो मैं बाहर बैठा हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।